कि एमपॉक्स क्या है बारे में कि पाकिस्तान में भी शायद ये आ गया है और अब इसके केसेस हम सुनने में आ रहे हैं कि शायद हैं मौजूद को कि ये फैलता कैसे, क्या ये खतरनाक बीमारी है जैसे कि कोविड था? क्योंकि लेकिन जो मंकी पॉक्स है जो 1950 में डिस्कवर होता है ये है कि एमपॉक्स क्या एक नई बीमारी है या ये पहले से थी और अब हमें पता लगी है कि जो हामला खवातीन हैं क्या ये बीमारी उनके जरिए उनके बच्चों को पहुंच सकती है? ये सेक्सुअली ट्रांसमिट भी होता है तो ऑटोमेटिकली HIV वाले पेशेंट्स भी एट रिस्क होते हैं। और तो कॉन्गो वायरस और एमपॉक्स का क्या रिलेशन है अगर कोई है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है डॉक्टर हया नुमान और आज आप देख रहे हैं OPD ऑनलाइन। OPD ऑनलाइन में के तवस्सुत से आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है एमपॉक्स, जिसको पहले मंकी पॉक्स भी कहा जाता है। इस सिलसिले में आज हमारे पास डिस्कशन के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर मुजीबुर रहमान आबिद बट साहब और साथ में UAE से हमारे पास कंसल्टेंट हैं ऑनलाइन जिनका नाम है डॉक्टर समर आसिम। तो इस सिलसिले में आज हम आपको आगाह करेंगे और हो सकता है इस वीडियो के तवज्जुह से आपकी नॉलेज में और तालीम में इजाफा हो। सबसे पहले तो सर अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? हाँ बिल्कुल ठीक। सर ये जो आज बीमारी जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं एमपॉक्स वायरस, हम इसके मुतालिक आपसे जानना चाहते हैं। तो काइंडली आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि एमपॉक्स क्या है। एमपॉक्स ये एक नया नाम दिया है मंकी पॉक्स को। जो भी कहें मंकी, चूँकि पहले ये मंकीज़ में या बंदरों में ही पाया गया था और ये अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका की जो स्टेट्स हैं या कंट्रीज़ हैं वहाँ से पता चला था। जैसे आपके पास कॉन्गो मुल्क है अमेरिका का, अफ्रीका का, वहाँ से पता लगा। फिर देखा गया और ये आज की बात नहीं है, ये 50 की दहाई से मंकी वायरस को आइडेंटिफाई कर दिया गया है। ये वायरस उन जानवरों में ही रहता है, एक जानवर से दूसरे जानवर में ट्रांसफ़र होता है। ये गुलहरी में भी जाता है, ये चूहों में भी जाता है। तो यूं जंगल के इलाकों में ये चीज़ पाई जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अफ्रीका के वेस्ट साइड पे, घाना की साइड पे, नाइजीरिया की साइड पे वायरस पाया गया और फिर अब पिछले यूँ समझ लें 4-5 सालों से अब ये इंसानों के अंदर भी ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया है। लेकिन लेटली अगस्त की 14 तारीख 2024 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एक ह्यूमंस के लिए, इंसानों के लिए एक टेरर बना दिया इन अ सेंस कि अब ये इंसानों में बहुत रेडिली ट्रांसफ़र हो रहा है। अच्छा, तो सर ये जो वायरस है आजकल काफ़ी हम न्यूज़ चैनल्स पे भी सुन रहे हैं इसके बारे में कि पाकिस्तान में भी शायद ये आ गया है और अब इसके केसेस हम सुनने में आ रहे हैं कि शायद हैं मौजूद। तो इसके अलामात क्या हैं? ये एमपॉक्स या मंकी पॉक्स जो वायरस है ये बिल्कुल एक फ्लू लाइक सिम्टम्स पैदा करता है। फ्लू का मतलब है नाक से पानी आना, छींकें आना, जिस्म में दर्द होना, बुखार होना, खांसी होना। ये वो अलामात हैं जो कि किसी भी वायरल इन्फेक्शन के साथ एसोसिएट है, जैसे कोविड के साथ, इन्फ्लुएंजा के साथ, कॉमन कोल्ड जिसको बोलते हैं, या फिर ये एमपॉक्स की हम जो बात कर रहे हैं। इसके बाद अलबत्ता ये है कि 3 से 4 दिनों बाद या अप टू 5 डेज़ के बाद फिर जिस्म पे दाने बनना शुरू हो जाते हैं और ये दाने तकरीबन उसी ही तरह के होते हैं जैसे कि आप चिकन पॉक्स का नाम आपने सुना है, जिसको आम फैम लोकल ज़ुबान में लाकड़ा काकड़ा भी कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही रैश बनता है चेहरे पे भी, टांगों पे भी और जिस्म के बाकी हिस्सों पे। अच्छा, तो आप ज़रा हमें इस बारे में गाइड कर दें, स्पेशली हमारी आवाम को, कि ये फैलता कैसे है? इसका फैलाव का तरीका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के साथ ही और ये क्लोज कॉन्टैक्ट्स में फैलता है। अगर एक शख्स को, किसी को अगर वायरस है और उसकी अलामात हैं, उसको बुखार शुरू हो चुका है और जब तक के वो उसका जो स्किन का रैश है जो कि 5वें दिन बनना ही बनना है, वो रैश सारा ख़त्म नहीं हो जाता, वो स्कैब ख़त्म नहीं हो जाता, जिन समझ लें कि बुखार होने से अगले 2-3 हफ्ते तक वो बीमार इंसान अगले दूसरे किसी शख्स को वो वायरस फैला सकता है। और फैलाने का तरीका क्लोज कॉन्टैक्ट ही है, वो चाहे नाक की सिक्रेशन से हो, बॉडी की सिक्रेशन से हो, वो वॉमिटिंग के साथ हो, यूरिन के साथ हो, पखाने के साथ हो, इवन क्लोज कॉन्टैक्ट अगर उसको स्किन रैश हुआ है और कोई बंदा करीब उनके जाता है तो वो रैश के साथ उसका अगर हाथ लग जाता है तो वायरस उसको भी ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसमें भी फिर एक अलामात पैदा होना शुरू हो जाएंगी। तो सर आप ज़रा हमें काइंडली इस बारे में गाइड करें कि क्या ये खतरनाक बीमारी है जैसे कि कोविड था? क्योंकि हमारे जो नाजरीन हैं या जो आवाम है वो इस टाइम पे बहुत टेंशन में है जब से न्यूज़ पे ये बात आने लगी है एमपॉक्स वायरस के बारे में। तो आप ज़रा प्लीज़ बताएं कि ये खतरनाक है या नहीं है। राइट, एमपॉक्स के जो पेशेंट्स हैं, मेजॉरिटी पेशेंट्स हैं, ये कम्प्लीटली रिकवर हो जाते हैं विदाउट एनी मेडिकेशन। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इवन आज भी जो दवाइयाँ
एम पॉक्स या मंकी पॉक्स वायरस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ये एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स हैं जो कि अमेरिका में भी बताई गई हैं, लेकिन वो नॉर्मल पब्लिक के इस्तेमाल के लिए नहीं है। सो इसका मतलब एक पेशेंट जब आपके पास बुखार और नज़ला ज़ुकाम के साथ आता है या जिस्म में उसको दर्द हो रही है, तो सिर्फ अलामती तौर पे आपने उसको पैनाडोल या पैरासीटामोल देनी है, और अगर नाक से पानी आ रहा है तो सूडोफेड्रिन, ताकि नेजल डीकंजेशन हो जाए। इसके अलावा हम कोई भी चीज़ उसके साथ नहीं करते। यस, अगर मंकी पॉक्स वो जिस्म के दूसरे हिस्सों को जैसे फेफड़ों को या दिमाग को अफेक्ट करता है, तो अगेन उसमें वायरस के खिलाफ तो कोई दवाई हमारे पास मैसर नहीं है, लेकिन जो दूसरे दिमाग के सोजन या फेफड़े में सोजन है उसको कम करने की अद्वियात हम जरूर इस्तेमाल करते हैं। जी, यानी कि सिम्टोमेटिकली मैनेज करते हैं। सिम्टोमेटिकली मैनेज करते हैं। अच्छा, एक और जो क्वेश्चन था वो ये है इस सिलसिले में कि किस मौके पर आपको लगता है कि एक लेट्स सपोज किसी के घर में कोई पेशेंट है जिनको सस्पिशन है या शक है कि उनके पेशेंट को एमपॉक्स है, तो किस मौके पे उनको अपने मरीज को अस्पताल लेकर जाना चाहिए? मैं तो समझता हूँ कि अगर एक शख्स जो घर में जिसको बुखार है और एक दिन के बाद बुखार उसका ठीक नहीं हो रहा, तो उसको हॉस्पिटल में जाना चाहिए। अच्छा। सबसे पहली बात तो ये जरूरी है। आप पहले दिन तो पैरासीटामोल उसको दे देंगे, लेकिन अगर दूसरे दिन भी उसका बुखार ठीक नहीं हो रहा, तो मैं व्यूअर्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने करीब तरीन किसी जनरल प्रैक्टिशनर के पास चले जाएं, ताकि उस बुखार के कुछ जो दूसरी एडिशनल अलामात है उसको वो देख सके डॉक्टर, ताकि कोई इन्वेस्टिगेशन है तो वो कराई जा सके। ठीक है। लेकिन चूंकि तीसरे से पांचवें दिन तक एक रैश डेवलप होता है, तो उस वक्त तो उसको हर सूरत में अपने किसी करीबी डॉक्टर के पास जाना है या किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। ठीक है। और इससे हिफाजती कोई तदाबीर हैं ऐसी कि कोई प्रिकॉशंस हम लोग लें, आवाम को हम इस सिलसिले में गाइड कर सकें, कोई एहतियाती तदाबीर? इंटरेस्टिंगली आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि एम पॉक्स वायरस उसी तरह का वायरस है जैसे स्मॉल पॉक्स वायरस हुआ करता था। अगर जो मेरे व्यूअर्स मेरी एज के हैं उन्होंने चेचक का नाम जरूर सुना होगा। तो ये चेचक जो है ये सन 70 में एक WHO की एक बहुत बड़ी कैंपेन थी कि पूरी दुनिया में चेचक खत्म कर दी गई, और मुझे आज भी याद है कि दीवारों पे पोस्टर्स लगा करते थे कि चेचक के मरीज को आइडेंटिफाई करें और इतना इनाम हासिल करें। तो जो चेचक की जो वैक्सीनेशन की जाती थी स्मॉल पॉक्स की, वो एक्चुअली मंकी पॉक्स वायरस की वैक्सीनेशन के तौर पे भी इनडायरेक्टली इस्तेमाल होती रही। चेचक तो बहुत पहले का पता था इंसान को, लेकिन जो एम पॉक्स है, मंकी पॉक्स तो सन 50 के बाद हुई। अब ये देखा गया कि सन 80 के बाद 1980 के बाद अब स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन नहीं दी जाती, जिसकी वजह से अब ये एम पॉक्स सामने आना शुरू हो गया। स्मॉल पॉक्स वायरस को इंसानियत सन 50 से पहले भी जानती थी, और उसने काफ़ी जाने ली, स्किन रैश किया, निमोनिया किया, ब्रेन में इन्फेक्शन पैदा की। और जब उसके खिलाफ वैक्सीन शुरू हुई तो स्मॉल पॉक्स तो ऑब्वियसली वहाँ ख़त्म हुआ, और 80 के बाद अब स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगती नहीं है। WHO ने कैटेगोरिकली कह दिया कि सन 80 के बाद 1980 के बाद किसी को स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन नहीं लगेगी। लेकिन जो मंकी पॉक्स है जो 1950 में डिस्कवर होता है, ये उस स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन से दब गया या खत्म हो गया, ये कभी भी नजर नहीं आया। लेकिन 1980 के बाद जब स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन खत्म हुई तो मंकी पॉक्स ने सर उठाना शुरू कर दिया। तभी 80 की दहाई में लेटली जो है अफ्रीका में मंकी पॉक्स के पेशेंट्स आना शुरू हो गए, और अब तो पिछले 2-3 सालों में तो ये इसका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। इस वक्त मंकी पॉक्स की इटसेल्फ कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। जो एहतियात बरती जा सकती है वो ये है कि जब भी कोई पेशेंट आपके पास हो उसको आप आइसोलेट कर दें, अलहदा कर दें, उसका खाना पीना, उसका जो मिले मास्क पहन लें, आपने उसके साथ हैंड शेक करना है तो आप ग्लव्स पहन लें। क्योंकि जब मैंने आपको अभी भी बताया है कि अगर एक पेशेंट हमारे पास मंकी पॉक्स का है तो पहले दिन जब उसको बुखार शुरू होता है वो तब से लेके उस वक्त तक जब तक कि उसका स्किन रैश मुकम्मल तौर पे क्लियर नहीं होता वो इन्फेक्टिव होता है, वो दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर सकता है, और ये ड्यूरेशन लगभग 2 से 2.5 हफ्ते की है। सही है। अच्छा, एक सवाल जो हमारे जहन में आता है एक आम आदमी के जहन में कि हम बहुत अरसे से सुनते हैं, और जो अभी भी एक बीमारी है जिसको हम चिकन पॉक्स का नाम देते हैं, क्या उसमें और मंकी पॉक्स में किसी किस्म का कोई फ़र्क है या दोनों एक ही चीज़ हैं? फैमिली एक ही है लेकिन वायरसेस मुख्तलिफ हैं। और एक वो चिकन पॉक्स का एक अपना ट्रेंड है जो कि अपने दांत से स्किन रैश पैदा करता है। चिकन पॉक्स का रैश मुख्तलिफ होता है, जो मंकी पॉक्स का रैश मुख्तलिफ होता है। चिकन पॉक्स ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू द मंकी पॉक्स। सो अलामात तकरीबन एक जैसी हैं, लेकिन वही बात है कि स्किन के रैश को देख के फैसला किया जाता है कि वो लुकिंग एट अ चिकन पॉक्स और मंकी पॉक्स। चिकन पॉक्स में अलबत्ता हमारे पास ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, जो मखसूस एंटीवायरल मेडिकेशन है जो कि रेडिली हम पाकिस्तान में भी दे सकते हैं।
अच्छा सर, एक सवाल मेरे जो जहन में आ रहा है वो ये है कि आपने कहा है कि इसकी वैक्सीनेशन अभी उस तरह से हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हुकूमत को या डब्ल्यू हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनको इस बारे में कोई काम करना चाहिए? क्या आपको लगता है ये वबा बन सकता है आगे फ्यूचर में? ये एक लोकलाइज्ड एंडेमिक तो है अफ्रीका के अंदर, अभी इसने एपिडेमिक या पैंडेमिक का स्टेटस हासिल नहीं किया। ऑब्वियसली अगर हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो जो ह्यूमंस जो इंसान करते हैं, जिस तरह के कॉन्टेक्स्ट के साथ ये फैलता है, अगर ये एहतियात ना बरती गई और ये बीमारी फैलती गई तो यकीनन इसकी वैक्सीनेशन की हमें जरूरत पड़ेगी। और चूंकि मैंने सिर्फ आपको पहले बताया कि चूंकि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन भी इसमें इफेक्टिव होती है, तो ऐन मुमकिन है कि इस पर थोड़ी सी और रिसर्च हो जाए और वैक्सीन फौरन हमें मैसर भी। जी अच्छा सर, क्योंकि आप यहाँ प्रैक्टिस करते हैं और आप पाकिस्तानी मरीजों को डील करते हैं, तो क्या आपने अपनी प्रैक्टिस में आजकल किसी ऐसे मरीज को देखा है जिसका कंफर्म्ड केस हो एमपॉक्स का, या फिर आपको शुबा हो कि ये एमपॉक्स है? टू बी ऑनेस्ट, कंफर्म्ड केस एमपॉक्स मेरे अभी मुशाहिदे में नहीं आया। नज़ला, जुकाम, खांसी, जिस्म दर्द वाले पेशेंट, सर में दर्द वाले पेशेंट्स तो जरूर आए हैं। हमारे पास एक्चुअली डायग्नोस्टिक किट्स की भी कमी है यहाँ पे। अलबत्ता मैं इंतजामिया को या वो लोग जो मैटर करते हैं उनको मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आपको ऐसा सिस्टम वज़ा करें कि कम से कम सरकारी अस्पतालों के अंदर कोई ऐसा सेक्शन सब बन जाए जहाँ पे इस तरह के जो यूनिक वायरसेस हैं उनकी डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज उनको इम्प्रूव किया जा सके। जी डॉक्टर समर, अस्सलाम वालेकुम, आपको हमारी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम हया जी, थैंक यू। ना कमेंट्स में एक सवाल आ रहा है और वो ये है कि ये भी कॉन्गो से शुरू हो रहा है, और तो कॉन्गो वायरस और एम पॉक्स का क्या रिलेशन है, अगर कोई है? राइट, देखें, जहां तक तो कॉन्गो वायरस है वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट है। कॉन्गो क्रीमियन वायरस एक अलहदा वो एक हेमरेजिक फीवर पैदा करता है। उसमें इंसान का जो खून है वो इतना पतला हो जाता है, उसकी जमने की ताकत कम हो जाती है, नाक और मुंह से और बाकी पखाने की जगह से या यूरिन की शक्ल में बंदे को खून आता है। लेकिन ये जो एम पॉक्स या मंकी पॉक्स है, यूं समझ लें कि जितनी भी ये एम पॉक्स हो जाए, मंकी पॉक्स हो जाए, ये और इवन कॉन्गो क्रीमियन वायरस हो जाए, ये सारी ज़ूनोटिक इन्फेक्शन हैं, जानवरों से फैलती हैं इंसानों को। तो हो सकता है कि वहाँ पे इतनी एहतियात नहीं बरती जा रही। अफ्रीका में हम जानते हैं ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे एक्सपोजर एनिमल्स और जो लोगों की अपनी सैनिटेशन है वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो हो सकता है कि ये वजह बन रही है कि कॉन्गो से ही ये वायरसेस ज़्यादा आइसोलेट किए जा रहे हैं। और सर एक और वायरस, डेंगू वायरस, उसमें भी तो रैश होता है। तो दूसरा सवाल यह आया कि इसके रैश और उसके रैश में कैसे फर्क किया जाए? डेंगू का जो रैश होता है ये अमूमन एक सुर्खी की तरह माइल्ड रेड कलर का थोड़ा सा स्किन से उभरा हुआ होता है जिसपे शदीद खारिश होती है। लेकिन जो मंकी पॉक्स या एम पॉक्स का जो रैश है ये तो एक अच्छा खासा एक पहले दाग सा बनता है, उसके बाद ये एक पैप्यूल बन जाता है जो कि तकरीबन 3-4 मिलीमीटर स्किन से ऊपर होता है और दरमियान में इसके डिम्पल भी होता है, तो इसको हम एम्बिलिकेटेड रैश बोलते हैं। ये इसका एक ख़ास पहचानने का अंदाज है कि उसके अंदर ऐसा लगता है जैसे डिम्पल सा बना और उसके बाद फिर वो रैश पस्चूल की शक्ल इख्तियार कर जाता है और उसके बाद वो पस फट जाती है, रिलीज हो जाती है और वहाँ पे क्रस्ट बन जाता है। सो इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टाइप ऑफ रैश जो कि मंकी पॉक्स में नजर आता है एज कम्पेयर टू डेंगू फीवर। राइट, थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर समा, मेरा आपसे सवाल ये है कि चूंकि आप UAE में काम कर रही हैं इस टाइम पर, तो क्या आपने वहाँ पे मंकी पॉक्स से रिलेटेड कोई मरीज देखे हैं या वहाँ पे इस वबा का कोई है असरात? हया नहीं, अब मैंने तो बिल्कुल भी कोई केसेस नहीं देखे, बल्कि एक्चुअली अभी UAE में कोई भी कंफर्म्ड केस नहीं है। हालांकि ताज्जुब की बात है क्योंकि जो 3 केसेस पाकिस्तान में के मरीजों में के बाशिंदों में पकड़े गए हैं वो उन्हीं में से जो कि UAE से ट्रैवल करके गए हैं, लेकिन UAE में अभी कोई कंफर्म्ड केस नहीं है। इसके 2-3 थ्योरीज हैं। जाहिर है एक तो ये हो सकता है कि डिटेक्ट ही नहीं हुआ, टेस्ट ही नहीं हुआ, वो लोग सामने ही नहीं आए इसलिए अथॉरिटीज को पता नहीं चला। दूसरी थ्योरी है कि ये उन चीजों से भी ट्रैवल कर जाता है जो मरीजों ने छुई हो या जो जानवर। ये एक्चुअली मंकी पॉक्स का नाम बदल के एम पॉक्स इसलिए रखा गया है क्योंकि अब हमें शक हो गया कि ये शायद मंकी से नहीं बल्कि छोटे चूहों से फैलते हैं। तो कई दफा चूहों की वजह से ये
फैल जाता है और फिर वो इधर उधर अपने सिक्रीशंस या यूरिन करते हैं तो वो फिर चीजों पे लग जाता है या मरीजों का कोई सिक्रीशंस लग जाती हैं और फिर वो चीजें ट्रैवल करती हैं, कोई और छू लेता है। तो इस तरह से हो सकता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन या एनिमल डायरेक्ट एनिमल कांटेक्ट टू ह्यूमन कांटेक्ट के बगैर भी ये बीमारी ट्रैवल करे। तो यूएई में कोई भी कंफर्म्ड केसेस नहीं है, मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा है, लेकिन वी नीड ऑल ऑफ अस नीड टू बी वेरी कॉशियस। डरने वाली बात ऐसी नहीं है, कोविड वाली बात नहीं है। ये बेचारे अफ्रीका में जिनके बहुत रिसोर्स पुअर कंट्री है, पहले बहुत ज्यादा मैलनरिश्ड है, अंडर एज चिल्ड्रन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर सो मैलनरिश्ड कि वो आम बीमारियों से भी नहीं लड़ पाते। तो ये उनमें ज्यादा फैल रहा है, उनका हमें ज्यादा अगर ग्लोबली ख्याल रखें, उधर वैक्सीन वगैरह दें तो फिर उधर से पल्सेट करके बाहर कम आएगा। यूएई में अभी कोई केस नहीं है, लेकिन वी आर ऑल ऑन द लुकआउट। हम सबको गाइडलाइंस बता दी गई हैं कि आप किन किन चीजों का ख्याल रखें एंड अल्हम्दुलिल्लाह वैसे अदरवाइज ऑल थिंग्स आर नॉर्मल। इवन ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी अभी कोई नहीं लगाई गई हैं, अभी उसकी जरूरत नहीं महसूस हो रही हमें। थैंक यू सो मच डॉक्टर समर, आपने अपना इनपुट दिया इस हवाले से। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि एमपॉक्स क्या एक नई बीमारी है या ये पहले से थी और अब हमें पता लगी है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये वायरस 1950 की दहाई में डिस्कवर हुआ था और ये उसी फैमिली से इसका ताल्लुक है जिस फैमिली से स्मॉल पॉक्स वायरस का ताल्लुक है। इसके केसेस पहले इसलिए भी ज़्यादा नज़र नहीं आए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं विद द स्मॉल पॉक्स। फिर स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की एक ह्यूज वेव WHO ने की, जो कि फिर 70 में जाकर तो एक कैटेगोरिकली पूरी दुनिया से रेडिकेट हो गया। और स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन तो सर 80 के बाद अब लगती ही नहीं है। पहले जो हमारे पास EPI जिसको बोलते हैं, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, एक नौज़ायदा बच्चे को पैदाइश के वक्त टीके लगाए जाते हैं, तो ये इनवेरिएबली स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बच्चों को लगा करती थी। सो अब वो चीज़ चूंकि अब ख़त्म हुई है तो इस वजह से अब चूंकि मंकी पॉक्स के लिए कोई वैक्सीन नहीं थी, कोई वैक्सीन नहीं है, दैट्स व्हाई वो पेशेंट्स अब जो है नज़र आना शुरू हो गए। डॉक्टर साहब, मेरा एक और सवाल ये है कि जो हामला खवातीन हैं, क्या ये बीमारी उनके जरिए उनके बच्चों को पहुंच सकती है? ये बहुत ही आपने रेलेवेंट और अच्छा सवाल किया है। बिल्कुल इट कैन ट्रांसफर, ये वर्टिकल ट्रांसमिशन भी होती है। प्रेग्नेंट खातून अपने नौज़ायदा जो फीटस डेवलप हो रहा है उसमें ट्रांसफर भी हो सकता है और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम इस चीज़ को इस वक्त इस स्टेज पे प्रिवेंट कर सकें। तो क्या ये उन बच्चों के लिए खतरनाक है? बिल्कुल ठीक। जब वायरस उसको जब वो बच्चा डेवलप हो रहा है यूट्रस में, अगर उस फेज के अंदर जिस वक्त उसके बच्चे के मुख्तलिफ ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, ब्रेन डेवलप हो रहा है, हार्ट डेवलप हो रहा है, लिवर डेवलप हो रहा है, तो ये वायरस उन जगहों पे जाकर उसको डैमेज तो करेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सही है। इस पे थोड़ा सा ना सर, आप वुड यू लाइक टू एट रिस्क इंडिविजुअल्स कौन है? बताया इन्हें कि एट रिस्क इंडिविजुअल्स में वो है, एक तो सेक्सुअली ट्रांसमिट भी होता है तो ऑटोमेटिकली HIV वाले पेशेंट्स भी एट रिस्क होते हैं। उसके बाद जो इस तरह की हेटेरोसेक्सुअल लोग हैं या गे हैं उनके अंदर ये स्प्रेड होता है। और प्लस ये जो हमारे नर्सिंग स्टाफ जो मुख्तलिफ लिनन चेंज करते हैं, कपड़े, तकिए, चादरें, ये वहाँ से भी ट्रांसफ़र हो जाता है फोमाइट्स के साथ भी। सो ये तो बड़े आराम से स्प्रेड हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। जी डॉक्टर साहब, मेरा एक और सवाल ये है कि क्या आप हमें इस तरह बता सकते हैं कि अब तक कितने केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जिनके लिए ये खतरनाक या फिर जानलेवा साबित हुआ है? देखें, ज़्यादातर जो मोर्टेलिटीज़ एमपॉक्स वायरस की देखी गई हैं ये 15 साल से कम उम्र के बच्चों में देखी गई हैं। जैसे भी पहले डॉक्टर समर बता रही थी कि अफ्रीका में बच्चों का न्यूट्रिशनल स्टेटस इतना पुअर है कि वो आम वायरसेस के खिलाफ भी इम्यूनिटी पैदा नहीं कर सकते, तो वहाँ पे तकरीबन 20 से 25% बच्चे जो हैं वो इस चीज़ में मोर्टेलिटी उनमें हुई है, वो फोत हुए हैं। लेकिन बड़ों में, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह न्यूट्रिशनल स्टेटस बेहतर है बच्चों का भी और अडल्ट्स का भी, तो इसकी बहुत लीस्ट मोर्टेलिटी है। इनफैक्ट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो आपका कॉमन फ्लू जो कोल्ड कहते हैं या सीजनल फ्लू कहते हैं या इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं, उसकी मोर्टेलिटी ज़्यादा है बनिस्बत मंकी पॉक्स वायरस की इन्फेक्शन से। जी, इसमें ना जो पुराना एक इसका, इसलिए कि वायरसेस के वेरिएंट्स होते हैं, वो अपने आप में बदलते चले जाते हैं, कभी ज्यादा बुरे वाले बन जाते हैं,
वक्त के साथ कभी ज्यादा अच्छे वाले बन जाते हैं, जैसे कोविड आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा अच्छा वाला बन गया है, मोर मैनेजेबल, मोर लेस सिवियर। तो इसका ना एक वेरिएंट आया है जो अब ज्यादा गड़बड़ कर रहा है, एमपॉक्स का, वो 1B। तो 1B की जो मोर्टेलिटी है अडल्ट्स में 5% और बच्चों में 10%। लेकिन ये कलेक्टिव मोर्टेलिटी बता रही हूं, इसमें जाहिर है उनकी नुमाइंदगी ज्यादा होगी जो कि अंडर नरिश और जैसे सर ने सारा बताया है। लेकिन ओवरऑल 5% adult mortality and 10% is child mortality with the variant of 1B, जो कि अब आजकल नया वाला है, क्लेड 1B कहलाता है। अच्छा, इस सिलसिले में जरा आप हमें बताएं कि जो अस्पताल हैं, गवर्नमेंट या निजी इदारे जो उनसे भी हैं, क्या उनको इन पेशेंट्स को कहीं सेपरेट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए क्या, या ये नॉर्मल वार्ड्स में ऐसे रखे जा सकते हैं? जैसे मैंने पहले बताया, चूंकि ये हाईली ट्रांसमिटेबल वायरस है, ये एक मरीज से दूसरे मरीज पे फौरन ट्रांसफर हो जाता है। तो जिस तरह की आप लोगों ने आइसोलेशन कोविड वायरस में पेशेंट्स की देखी है, उसी तरह की आपको इसमें भी चाहिए। और इसके अंदर तो बल्कि आपको 2 से 3 हफ्तों के लिए मरीज को आइसोलेट करना है और अस्पतालों में मनादी करा देनी चाहिए कि हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखें। एक पेशेंट जिसको 2-3 दिनों से बुखार हो रहा है और या फिर उसको रैश डेवलप हो चुका है, तो उसको एक मखसूस एक ऐसी जगह पे लेके जाया जाए जहाँ पे सिर्फ फीवर और रैश के इंडिविजुअल्स ही रखे जाएं और उनको अलग-अलग कमरों में रखा जाए या उनको आइसोलेट किसी तरह कर दिया जाए। ठीक है नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो टॉपिक था एमपॉक्स, जो कि आजकल न्यूज़ में काफ़ी फैला हुआ भी है, उसके मुतालिक आप लोग काफ़ी हद तक आगाह हो गए होंगे। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी आप लोगों के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे एंड बेल आइकन को भी दबा देंगे। डॉक्टर मुजीब हमारे साथ थे, शुक्रिया सर बहुत बहुत। मेरी तरफ से और डॉक्टर मुजीब की तरफ से एंड डॉक्टर समर की तरफ से अल्लाह हाफिज़।